हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इस कानून के तहत पब्लिक सर्वेंट्स को पनिश किया जाता है जो कि अपनी सर्विस के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं उनकी पत्नियों की। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि पब्लिक सर्वेंट है और उसकी पत्नी उसको या तो उकसाती है कि आप पैसा क्यों नहीं लेते हो सर्विस में रहते हुए, बाकी लोग पैसा ले रहे हैं आप क्यों नहीं ले रहे हो, या फिर वो उसके साथ षड्यंत्र रचती है कि तुम पैसा लो और हम इस पैसे को इस तरह से इकट्ठा करेंगे, या फिर तीसरा है कि वो उसको मदद करती है करप्शन में ताकि वो ठीक से करप्शन कर पाए, तो उसमें वो उसकी हेल्प करती है, एड करती है उसको। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वाइफ की क्या लायबिलिटी होगी। क्या ये जो वाइफ है इसको भी जेल हो सकती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, और स्पेशली उस केस में जहां पर वाइफ पब्लिक सर्वेंट हो ही ना, मतलब वाइफ पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल ही ना करती हो, लेकिन फिर भी उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भेजा जा सकता है क्या जेल। तो आज की वीडियो में ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी दे दूं। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 पर कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं निशा_लांबा1511 पर। चलिए, तो जजमेंट का नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पी शांति पुगा जयंती वर्सेस स्टेट 2025 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आज ही आया है। इसके अंदर दो जजेस बेंच है, एक है जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और दूसरे हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन। चलिए, अब इसके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब केस में हुआ क्या था। तो ये जो मामला है ये 2009 से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको फाइनली डिसाइड किया है। तो 2009 के अंदर एक एफआईआर फाइल होती है एक व्यक्ति के खिलाफ कि उसने करप्शन किया है। ठीक है, अब जो वो व्यक्ति है उसकी पोस्ट क्या थी, वो डिविजनल मैनेजर थे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंडर। ठीक है, और इनके ऊपर एलिगेशन ये थी कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम का चेक लेने के लिए उन्होंने 3,000 रुपए का, मतलब उनको मोटर एक्सीडेंट क्लेम का चेक देना था अपनी ड्यूटी करते टाइम, और उसके लिए उन्होंने 3,000 रुपए एक व्यक्ति से लिए हैं। राइट, तो ये उसके खिलाफ एफआईआर जून में 2009 के अंदर फाइल की गई। एक और उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर फाइल की गई थी दिसंबर में 2009 के अंदर ही, और उनके खिलाफ सेक्शंस क्या क्या इन्वोक किए गए थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 है, और सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ई है। ठीक है, अब ये जो सेक्शंस हैं आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट को समझने के लिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इन सेक्शंस के तहत उन पब्लिक सर्वेंट्स को पनिश किया जाता है जिनके पास उनकी इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी हो। मतलब आपके पास एसेट्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन आपकी जो नॉन इनकम है, जो आपके ओपन सोर्स ऑफ इनकम है, वो पैसा जो है आपका उतना काफी, आपकी इनकम उतनी नहीं है जितना आपके पास प्रॉपर्टी है। तो वहां पे एक सवाल यही आता है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी अगर आपके पास है और आप पब्लिक सर्वेंट है तो कहीं ना कहीं काला पैसा है, करप्शन का पैसा है। आप अपने अगर एसेट्स को आप वैलिडेट नहीं कर पाते हैं तो फिर इस केस के अंदर रेड, मतलब इस केस में जब एफआईआर फाइल हुई उस व्यक्ति के खिलाफ तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की गई। तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने रेड भी की। मतलब जब रेड मारी गई तो उस दौरान उनके पास डिसप्रोपोर्शनेट एसेट में पैसा पाया गया। ठीक है, तो उनके पास काफी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज पाई गई उनके घर पे, जो कि जिससे कि जो कि उनकी इनकम जस्टिफाई नहीं करती है। मतलब जितना पैसा दोनों पति पत्नी कमा रहे थे उतना पैसा वो उससे ज्यादा ही पैसा, उससे ज्यादा ही प्रॉपर्टी इनके घर में मिली। इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चली थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान चेक पीरियड था सितंबर से लेकर जून तक का, सितंबर 2002 से लेकर जून 2009 तक का। तो मतलब ये 7 साल, लगभग 7 साल का, जो 7-7.5 साल का पीरियड है, इस दौरान देखा गया कि इन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी कहां से आई, क्या क्या इनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम थे। मतलब नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम मतलब कि कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम है आपके जो आपने डिस्क्लोज किए हुए हैं, तो उन उससे कितना पैसा आपके पास आया होगा, और फिर अगर आपके पास आया होगा तो आपके पास उसी के बराबर आपके पास प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर आपके पास उससे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स। तो इनके पास डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स पाए गए और फिर इनके खिलाफ चार्जशीट 2010 में फाइल की गई। एलिगेशन ये थी कि इनके पास लगभग 60,99,216 रुपए, तो मतलब ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि 67 लाख का जो प्रॉपर्टी है उस वो उनके पास एक्स्ट्रा पाई गई थी। ठीक है, अब जब ट्रायल कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चली तो ट्रायल कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑब्वियसली इतना जो ये एलिगेशन थी उतनी तो नहीं प्रूव हो पाई, बट फिर भी इनकी जो इनकम प्रूव हुई थी उससे ज्यादा ही इनके पास एसेट्स पाए गए थे। वो जो एसेट्स थे वो स्टिल डिसप्रोपोर्शनेट थे। 60 लाख का तो नहीं बट 37 लाख के आसपास का प्रूफ हुआ था। ठीक है,
और ट्रायल कोर्ट ने फिर इस केस में उनको भ्रष्ट माना और दोनों को सजा दी, हस्बैंड को तो दी ही और वाइफ को भी दी। अब वाइफ का कहना है कि मेरे खिलाफ क्यों सजा दी गई, तो वाइफ को बोला गया कि आपने अबेट किया है उस ऑफेंस को, क्योंकि इस केस में जो करप्ट हस्बैंड है जिसने प्रॉपर्टी पैसा वगैरह रिसीव किया है अपनी सर्विस के दौरान एज अ प्रैक्टिस ऑफ करप्शन, तो वो जो पैसा है उसको कन्वर्ट किया गया। मतलब कैसे, वाइफ के नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी थी और हस्बैंड के नाम पे भी, तो हस्बैंड पैसा लेता और प्रॉपर्टी खरीदता वाइफ के नाम पे, ठीक है। तो अब यहां पर वाइफ जो है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा लेती, तो फिर ये क्या है, इसको कोर्ट ने अबेटमेंट माना। कोर्ट ने कहा कि आपने ऑफेंस को अबेट किया है तो एज एन अबेटर आप लायबल हो गए। अबेट मतलब कि आपने उसकी, या तो आपने उसको उकसाया हो, या फिर आपने उसके साथ षड्यंत्र रचा हो, या फिर आपने उसकी मदद की हो, तो ये तीनों ही अबेटमेंट की श्रेणी में आते हैं। तो मतलब आपको डायरेक्ट कोई अपराध करने की जरूरत नहीं है, आप इनडायरेक्टली भी अपराधी कहलाए जा सकते हैं अगर आप मेन अपराधी की मदद करते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर हस्बैंड को जो सजा मिली थी वो तो 2 साल की मिली थी और वाइफ को सजा मिली थी 1 साल की। इसके अंदर दोनों के ऊपर सेम ही सेक्शंस लगे थे, लेकिन वाइफ को अबेटमेंट के लिए लायबल करने के लिए आईपीसी का सेक्शन 109 लगाया गया था, ठीक है। और लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया 38 लाख लगा लो, 37,98,752 रुपए का इनका डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम मानी गई थी, राइट। अब इसके खिलाफ जो वाइफ है वो पहुंचती है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में जाके वो वही गुहार लगाती है कि मैं तो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं हूं, तो फिर मुझे क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पनिश किया जा रहा है, यहां पर मेरे खिलाफ तो पनिशमेंट होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, आपकी जो अपील है उसमें कोई दम नहीं है, अपील को डिसमिस कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा माइनर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक करने के बाद भी जितना आपका ओपन सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपने हमें बताया है, डिस्क्लोज किया है कि ये हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम थे, उससे ज्यादा ही पैसा आपके पास है, उससे ज्यादा ही आपके पास एसेट्स प्रॉपर्टी वगैरह हैं, तो चाहे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी कम हो गई हो, थोड़ी ज्यादा हो गई हो, लेकिन करप्शन तो प्रूव हो रहा है और जो चार्जेस आपके खिलाफ लगे हैं, जिसके तहत आपको सेंटेंस दिया गया है, वो बिल्कुल ठीक है और कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, अपील को डिसमिस कर दिया। अब इसके खिलाफ ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवाल यही था कि यहां पर जो एपेलेंट जो हस्बैंड है उनकी वाइफ, तो क्या वाइफ को अबेटर की तरह पनिश किया जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो इसके लिए कोर्ट ने डिस्कस किया एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, लेकिन उससे पहले वाइफ के आर्ग्यूमेंट समझ लो। वाइफ का कहना था कि वो गिल्टी नहीं है अबेटमेंट के लिए, उसको गिल्टी अबेटमेंट के लिए क्यों करार किया जा रहा है, शी इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। दूसरी चीज उसका यह कहना था कि अब तो उसके हस्बैंड से शादी भी टूट गई है, मतलब उनका डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स होने के बाद जो हस्बैंड है उसने तो दूसरी शादी कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे पनिश किया जा रहा है उन चीजों के लिए जो कि हस्बैंड ने की थी, तो इस वजह से मेरे खिलाफ जो ये कन्विक्शन है ये गलत है, इसको सेट असाइड किया जाना चाहिए। तो ये गुहार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर प्रोसिक्यूशन की क्या आर्ग्यूमेंट्स थी, प्रोसिक्यूशन की आर्ग्यूमेंट्स ये थी कि जिस टाइम पर ऑफेंस हुआ था उस टाइम पर ये एक्यूज के साथ प्रॉपर एक्टिवली इन्वॉल्व थी, ठीक है, और क्योंकि एक्टिवली इन्वॉल्व थी और डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स प्रूव हुए हैं तो ये अबेटर की तरह पनिश की जानी चाहिए। उसके बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की बातें सुनी और फिर लॉ पॉइंट को डिस्कस किया। कोर्ट ने डिस्कस किया पुराना एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो कि अथॉरिटी है इस केस के ऊपर, तो जजमेंट का नाम क्या है, पी निलम्मल एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 1999 सुप्रीम कोर्ट। तो इसके अंदर कोर्ट ने सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13 उसको डिस्कस किया। कोर्ट ने पहले इसकी हिस्ट्री डिस्कस की। कोर्ट ने कहा कि ये जो आपका ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अब है, पहले ये ऑफेंस आईपीसी में था। देखो जब तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं आया था ना, तो आईपीसी के तहत ही भ्रष्ट पब्लिक सर्वेंट्स को पनिश किया जाता था, मतलब जो करप्शन वाले ऑफेंसेस थे ना वो सभी आईपीसी में ही कवर्ड थे। लेकिन फिर कुछ समय के बाद लगा कि आईपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस दे रखे हैं वो काफी नहीं है करप्शन के लिए, हमें जरूरी है कि हम अलग से लॉ बनाएं, स्पेशल लॉ बनाएं। तो फिर आईपीसी के सेक्शंस को डिलीट करके और फिर वो जो लॉ प्रोविजंस हैं वो डाल दिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, एक नया कानून बनाया गया। और जब वो नया कानून बनाया गया तो उसके अंदर कुछ नए प्रोविजंस भी ऐड किए गए। तो कुछ प्रोविजंस जो हैं वो वही कंटिन्यू हो रहे हैं जो आईपीसी में थे, और उसके अलावा कुछ नए प्रोविजंस भी ऐड किए गए ताकि एक कंप्लीट लॉ बन सके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। तो ये जो सेक्शन है, जिस सेक्शन की का चार्ज इनके ऊपर लगा था, कन्विक्शन जिसके तहत हो रखा है, ये सेक्शन 13 पहले आईपीसी के अंदर भी था। और जब ये आईपीसी के अंदर था तो क्या उसमें अबेटमेंट के लिए पनिश नहीं किया जाता था? आईपीसी में हर ऑफेंस की अबेटमेंट के लिए पनिश किया जा सकता है। तो
अगर हम हिस्ट्री भी चेक करें तो भी ये जो ऑफेंस है ये अबेटेबल है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ करने वाला जो अपराध है, सिर्फ अपराध करने वाले को ही पनिशमेंट मिलेगी और अबेटमेंट करने वाले को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आईपीसी के अंदर रहते हुए इसको पनिश किया जा रहा था तो क्यों हम इसके ऊपर अब अबेटमेंट का जो सेक्शन है वो नहीं लगा सकते? अबेटमेंट होता क्या है? कोर्ट ने यहाँ पर अबेटमेंट को भी डिस्कस किया था। सेक्शन 107 के अंदर आईपीसी में अबेटमेंट की डेफिनेशन दे रखी थी। अब वो प्रोविजन चेंज होकर 45 में आ गया है बीएनएस के अंदर, आई नो दैट, लेकिन ये जो प्रोविजन है यहाँ पर क्योंकि ये पुराने जजमेंट्स हैं तो पुराने जजमेंट्स पुराने ही सेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, नए लेकिन हमें नए इक्विवेलेंट सेक्शन एनीवे याद करने होते हैं। तो जो आपका सेक्शन 107 है ना, वो अभी आपका सेक्शन 45 भारतीय न्याय संहिता में आ गया है, लेकिन 107 तीन चीजों की बात करता है। अबेटमेंट आप तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इंस्टिगेट करके, मतलब आप उसको उकसाएंगे, ठीक है, उसको परसुएड करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे। दूसरा, उसके साथ षड्यंत्र रच के, जिसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, उसमें आप उसके साथ मिलकर कोई प्लानिंग रचेंगे, ठीक है, और उस प्लानिंग को अंजाम देंगे। और तीसरा है इंटेंशनल एडिंग, जिसमें आपको जरूरत नहीं है उकसाने की, या फिर आपको यह भी जरूरत नहीं है कि आप उसके साथ षड्यंत्र रचें, आप सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इस केस में ये तीनों ही चीजों को कोर्ट ने डिस्कस किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि तीनों के केस में ही, कोर्ट ने जो ये पी नलम्मल वाला केस था ना, इसके अंदर तीनों के एग्जांपल्स जो मैंने आपको तीनों बताए, इंटेंशनल एडिंग, कॉन्स्पिरेसी और इंस्टिगेशन, ये तीनों की ही इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए कोर्ट ने उदाहरण के तौर पर, कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहां पर कोई व्यक्ति जो कि एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है फिर भी उसको पनिश किया जा सकता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो ये सब डिस्कस करके कोर्ट ने फिर उसके बाद बताया कि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो कि नॉन पब्लिक सर्वेंट है, जो कि पब्लिक सर्वेंट है भी नहीं, फिर भी उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सजा दी जा रही है। तो ये तीन एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहला एग्जांपल, मतलब मान लीजिए कि पति को पत्नी कहती है कि भाई उनके पास कितना पैसा है, अपने पड़ोसी को देखो, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट है, बट उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी महंगी गाड़ी है, उसके बच्चे कितने अच्छे स्कूल में जाते हैं, तुम सिर्फ अपनी तनख्वाह पे जिंदा हो, और उनको देखो वो हर रोज इतना पैसा भर भर के लेकर आते हैं घर के अंदर, तो तुम क्यों नहीं ला सकते? तुम तो उनकी पोस्ट पर हो या उनसे बेटर पोस्ट पर हो, तो आप क्यों नहीं करते हो ये चीज? और बार बार उसको इस चीज के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये भी इंस्टिगेशन होता है। यहां पर भी वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वाइफ चाहे बिल्कुल हाउस वाइफ हो, लेकिन फिर भी उसको पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो 4 लोग मिले हैं, 4 लोग मिलके कह रहे हैं कि हमें ना इतना अमाउंट इकट्ठा करना है, और क्योंकि तुम 4 में से कोई एक इंसान भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, उसको बोला जाएगा कि तुम इतना पैसा अपनी सर्विस के थ्रू, करप्शन के थ्रू आप इकट्ठा कर लो, ठीक है, कि इतना पैसा तुम्हें रेज करना है। तो ये क्या है? कॉन्स्पिरेसी, जिसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में फिट भी बैठ रहा है, कि मान लो आपका फ्रेंड है, वो आपको कहता है कि तुम्हारे पास करप्शन का पैसा लेकर आने का चांस है क्योंकि तुम पोस्ट पर हो, और मैं एक काम करूंगा, तुम वो पैसा लाओ, तुम मेरे नाम पे कर दो, तो कोई शक नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब आप किसी की मदद कर रहे हैं करप्शन के पैसे को एक तरह से छुपाने के लिए। तो चाहे आप उसके फ्रेंड हो, चाहे आप उसके रिलेटिव हो, चाहे आप उसके वाइफ हो, कुछ भी हो, आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप उसकी मदद करते हैं करप्शन करने में, तो फिर आपको भी सजा होगी, चाहे आप पब्लिक सर्वेंट हो या ना हो। तो ये तीनों चीजों को डिस्कस किया कोर्ट ने, और फिर कोर्ट ने बताया कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 13, इसके तहत पनिशमेंट वाइफ को भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो लॉ मैंने आपको समझाया, इस लॉ को कोर्ट ने इस जजमेंट के ऊपर, जो फैक्ट्स हमने शुरू में डिस्कस किए, उसके ऊपर कोर्ट ने अप्लाई किया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर वाइफ ने हस्बैंड को हेल्प किया है, चाहे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि चलो वाइफ ने उकसाया नहीं होगा, उसने उसको इंस्टिगेट नहीं किया होगा, उसने उसको इंड्यूस नहीं किया होगा, चाहे हम कॉन्स्पिरेसी का भी मान लें कि पहले से इन्होंने प्लानिंग नहीं की होगी, लेकिन इंटेंशनल एडिंग तो यहाँ पर प्रूव हो रही है ना। वाइफ के पास इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो चुकी है वाइफ के नाम पर, वो जो प्रॉपर्टी है वो आई तो करप्शन के पैसे से ही है। तो अगर आप किसी की मदद करते हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले लेते हैं, तो फिर उसको भी तो इंटेंशनल एडिंग माना जाता है। वाइफ जो है वो कंप्लीटली हस्बैंड को हेल्प कर रही थी, तो इस वजह से, और तीनों बाकी दोनों कैटेगरीज में फॉल करे ना करे, इंटेंशनल एडिंग में वाइफ का एक्ट फॉल करेगा। और क्योंकि वो वहां पर फॉल कर रहे हैं, एक में फॉल करना जरूरी है, बाकी दोनों के लिए फिर हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कोर्ट ने वाइफ को गिल्टी बताया, और जो वाइफ की आर्ग्यूमेंट थी कि हमारा तो डिवोर्स हो चुका है, हस्बैंड ने तो दूसरी शादी कर ली है, वो आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल भी यहाँ पर स्टैंड नहीं करती है। उसका कारण क्या है? कोर्ट ने कहा कि देखो, सबसे पहली बात तो है, हम ये देखते हैं कि आप उस टाइम पर, जिस टाइम पर अपराध हुआ था, उस टाइम पर आपका क्या रिश्ता था। और तीसरी बात,
जो कोर्ट ने इस केस के अंदर इलस्ट्रेशंस के थ्रू डिस्कस भी की थी कि आप जरूरी नहीं है कि हस्बैंड की वाइफ हो या नहीं हो, उससे मैटर वो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप उसके रिलेटिव हो, आप उसके फ्रेंड भी तो हो सकते हो, आप एक दोस्त भी तो बनकर उसकी मदद कर सकते हो। तो वाइफ होना या ना होना एक बहुत बड़ा कनेक्शन इसका इस अपराध से नहीं है। ठीक है, अपराध के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैच हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो ऑफेंस है। और इस केस में कोर्ट ने कहा कि वाइफ ने हस्बैंड की मदद की थी, और क्योंकि उसने मदद की थी इस वजह से वाइफ जो है वो गिल्टी होगी, और वाइफ को सजा जो उसको मिली है 1 साल की वो उसको काटनी पड़ेगी, और कोर्ट ने उसको 4 हफ्ते का समय दिया सरेंडर करने के लिए। कैसा लगा आपको ये जजमेंट, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आपको अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी दे दूं। अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 17 मई तक का समय है। आपको ये सब्सक्रिप्शन सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा, 28,500 रुपये में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके अंदर आपको सब कुछ करवाया जाएगा, आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज, हर स्टेट के स्पेशल लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, वो सब कवर कराए जा रहे हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन लेकर आप अलग अलग स्टेट्स की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको हर स्टेट के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करने की, परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपका लैंग्वेज का पोर्शन, आपका जीके का पोर्शन सब कुछ कवर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके मॉक सेशंस, टेस्ट वगैरह जो भी आपको रिक्वायरमेंट है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो सब आपको मिलेगा। ये है प्लस की मेंबरशिप, जिसके अंदर आपको बुक्स नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर यहीं आप बुक्स लेंगे तो फिर वो आइकॉनिक की मेंबरशिप में आपको मिलेंगी। वो मिलेगी आपको 24 महीने की जो सब्सक्रिप्शन है, यानी 2 साल की सब्सक्रिप्शन, वो आपकी पड़ जाएगी 36,500 की। तो प्लस की सब्सक्रिप्शन आपकी 2 साल की पड़ रही है 28,500 की, और आइकॉनिक की आपको मिल रही है 36,500 की। ठीक है, और अगर प्लस की सब्सक्रिप्शन आप 3 साल के लिए लेना चाहेंगे, मतलब ड्यूरेशन बढ़ाकर लेना चाहेंगे, तो आपको 35,000 की मिलेगी। और आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन अगर आप 3 साल की लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी 43,000 की। और लेकिन आपको ये जो बेनिफिट है ये तब मिलेगा जब आप एक रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे। बिना रेफरल कोड के आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आपको ये रेफरल कोड इस्तेमाल करना है, निशा लांबा। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जो स्पेशल डिस्काउंट मैंने बताया ये मिल जाएगा। आइकॉनिक और प्लस के अलावा हमारे पास एक और सब्सक्रिप्शन है जो कि न्यूली लॉन्च की गई है। आइकॉनिक और प्लस दोनों ही फीचर्स इसमें मिलेंगे। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जैसे आपको अनलिमिटेड करियर गाइडेंस मिलती है, आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, आपके जो फेवरेट एजुकेटर हैं वो आपको मेंटोर करते हैं, आपके स्पेशल सेशंस होते हैं डाउट सॉल्विंग के, स्ट्रैटेजी मेकिंग के, आंसर राइटिंग वगैरह के। तो इस तरह के सेशंस आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप आइकॉनिक प्रो वाली सब्सक्रिप्शन लेकर ये जो एडिशनल एडवांटेजेस हैं, जो कि आपकी एकेडमिक नीड्स के अलावा आपको जो सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी आप अनअकैडमी जुडिशरी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैंने आपको सोशल मीडिया हैंडल्स बता दिए हैं, आप मेरे टेलीग्राम या मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।